नमस्कार दोस्तों, रुद्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान को स्टार्ट कर रहे हैं। संविधान पढ़ना आज से हम लोग चालू कर रहे हैं। सबसे पहले जो संविधान में कुछ मूल बातें हैं, मूल कुछ शब्द हैं, उन शब्दों से हम प्रारंभ करेंगे, उन शब्दों से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए संविधान के सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे संविधान मूल अवधारणा, मूल अवधारणा। संविधान के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। कुछ ऐसे संविधान में शब्द आए हुए हैं जिनको जान लेना प्रारंभ में ही आवश्यक है। आगे चलकर संविधान को अगर कायदे से पढ़ना है तो इन शब्दों को जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इन शब्दों में, मूल अवधारणाओं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ जो शब्द हैं। उससे पहले मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि ये जो क्लास है, ये क्लास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस तक के लिए सफिशिएंट होगा। और थोड़ा सा तन्मयता के साथ आप कलम और रफ लेकर के पढ़ेंगे और जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे उसको नोट करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट को। संविधान में सबसे पहले जो शब्द हम लेंगे, देश, राज्य, राष्ट्र, और फिर देखेंगे कि संविधान होता क्या है या किसे संविधान कहा जाता है। सबसे पहले हम इन शब्दों में, इस मूल अवधारणा के शब्दों में आगे और भी है। इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ेगी, आगे आने वाले वीडियो में हम बताएंगे जो संविधान का उद्देशिका है या प्रस्तावना जिसको बोलते हैं, प्रस्तावना। और इस प्रस्तावना में जो मूल रूप से शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को समझेंगे और फिर धीरे धीरे संविधान को हम लोग पढ़ेंगे। इन शब्दों में ये जो तीनों शब्द हैं ऊपर के इस मूल अवधारणा में, सबसे पहले जो शब्द हम लेंगे वह शब्द होगा देश, राज्य और राष्ट्र। इन तीनों शब्दों को हम देखेंगे। अगर आप एक आम व्यक्ति से पूछेंगे जिसे नहीं, इन शब्दों के बारे में कंठस्थ रूप से जानकारी नहीं है, तो इन तीनों शब्दों को एक दूसरे का पर्याय ही समझेगा, एक दूसरे का पर्यायवाची ही समझ लेगा कि ये तीनों के तीनों शब्द एक ही रूप में आते हैं। लेकिन इन तीनों शब्दों में एक बेसिक अंतर है। इन तीनों शब्दों में अंतर है, उस चीज को हम समझने का प्रयास करते हैं। देश ये क्या है? देश मूल रूप से, देश को कह सकते हैं हम कि देश एक भौगोलिक अवधारणा है, या ये कह सकते हैं कि देश जियोग्राफिकल अवधारणा है, जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। जहां भी हम जियोग्राफी की बात करेंगे वहां पे
जो शब्द आएगा वो दे से आएगा। जैसे किसी भी देश की यदि हमें दो देशों की तुलना करनी है, अगर हम कहें कि दो देश, एक जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, और अगर हम भारत, दोनों की तुलना करें, इन दोनों में एक कॉमन जगह है जिसको हम लोग बोलते हैं पंजाब। पंजाब दोनों में है, 5 नदियों का द्वार पंजाब। यदि हमें दोनों देशों में तुलना करना है जलवायु के लेकर के, तो वहां जो कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा कि दोनों देशों की जलवायु लगभग सेम है या लगभग बराबर है, वह क्या कहलाएगा? देश कहलाएगा। कि दोनों देश, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दोनों की जलवायु की तुलना कर रहे हैं, दोनों के मौसम की तुलना कर रहे हैं। तो ये जो दोनों, जहाँ पे मौसम की अवधारणा आए, जहाँ पे भूगोल की अवधारणा आए, जियोग्राफिकल कॉन्सेप्ट आ जाए, भौगोलिक अवधारणा आ जाए, उसको हम देश कहते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति यूरोप से चलकर आता है, तो यूरोप का जो वहां का जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वहां का जो जलवायु है, वो भारत की जलवायु से मैच नहीं खाता है। तो यूरोपियन व्यक्ति यह आकर के नहीं कह सकता है कि जिस प्रकार से देश भारत में जिस प्रकार की जलवायु है, जिस प्रकार का मौसम है, जिस प्रकार की नदियां हैं, जिस प्रकार के यहाँ पे पर्वत और पठार पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के पर्वत और पठार यूरोप में पाए जाएं। यह हो सकता है पाए जाते हो, लेकिन यह तुलनात्मक रूप से सही नहीं होगा। अगर दोनों में हम तुलना करते हैं, जहां पे मौसम संबंधी या जियोग्राफिकल भूगोल संबंधी जहां पे तुलना होती है, वह कहलाता है देश कहलाता है। यानी अगर देश को हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे कि देश एक भौगोलिक अवधारणा है। देश एक भौगोलिक अवधारणा है। यह बात क्लियर हुआ कि देश क्या है? देश एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे भूगोल, नील, अंबर, तमाम प्रकार की जहां पे बातें होती हैं। जैसे कई बार आप फिल्मों में देखते हैं, जो ठहराया जाता है, जो गाने गाए जाते हैं, वहां पे भी इस प्रकार के शब्दों का देश जहां पे आता है, दो देशों से तुलना की बात जहां पे आती है, वहां पे मौसम की तुलना जहां पे आती है, वहां पे जैसे एक गाना है, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। इसमें क्या है? वहां पे लेखक ने यह नहीं कहा कि जैसा राज्य है तेरा या जैसा राष्ट्र है तेरा। इसका मतलब क्या है कि देश के जगह पे, यहाँ पे वो यह नहीं कह रहा है कि जिस प्रकार से सरकार हमारे यहाँ है वैसी ही सरकार की व्यवस्था तुम्हारे यहाँ है, या जैसी फौज हमारे यहाँ है उसी प्रकार की फौज तुम्हारे यहाँ है। यह वह नहीं कहना चाह रहा है, बल्कि वह यह कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से मौसम की अवधारणाएं, जिस प्रकार की जलवायु है तुम्हारे यहाँ, ठीक उसी प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ भी है। तो देश जो होता है वह पूर्ण रूप से भौगोलिक अवधारणाओं से मिलकर के बना हुआ शब्द है, जिसमें शामिल क्या क्या होंगे? जलवायु, मौसम, पर्वत, पठार, नदियां, जितनी भी ये भौगोलिक अवधारणाएं हैं वो सभी देश में शामिल हो जाएंगी। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे शब्द को हम लेते हैं, राष्ट्र शब्द को लेते हैं।
राष्ट्र शब्द, इसको अंग्रेजी में नेशंस बोला जाता है, नेशन, राष्ट्र। राष्ट्र एक भावनात्मक शब्द है जो भावनाओं से मिलकर बना होता है, भावनाओं के आधार पे मिलकर के या एक होने वाला समुदाय है, या ये कह सकते हैं कि सामाजिक समुदाय है। राष्ट्र एक सामाजिक समुदाय है, भावनाओं से मिलकर बना हुआ समुदाय है, जहां पे लोगों की भावनाएं, साझा इतिहास, साझा भविष्य, भाषा, धर्म, जातीयता, क्षेत्र, नस्ल, इन सभी के आधार पे जो एक समूह बनता है, जो समुदाय बनता है, उस समुदाय को हम राष्ट्र कह सकते हैं। इन सभी के आधार पर, किन किन के आधार पे? जहां पे भाषा के आधार पे, भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, भावना के आधार पर बने, के आधार पर बने समूह को, बने समुदाय या समूह को, समुदाय को हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये राष्ट्र है। इसे हम राष्ट्र का नाम दे सकते हैं। इन सभी चीजों के अभी हम समझेंगे कि कैसे इनके आधार पे हम राष्ट्र को डिफाइन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अभी नवंबर में जो वर्ल्ड कप चला है, जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप चला है, वर्ल्ड कप, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जो मैच हुआ है, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हम हार गए। ऑस्ट्रेलिया के हाथों हम हार गए। हारने से सभी भारतीयों को दुख हुआ, और दुख केवल इसलिए नहीं हुआ कि हारने जीतने के बाद जो भारतीय टीम को या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को जो राशि मिलने वाली थी वो अब नहीं मिलेगी। दुख इस बात का नहीं हुआ है कि राशि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दुख इस बात का हुआ है कि यहाँ पे 140 करोड़ लोगों की भावनाएं जुड़ी थी। जब विराट कोहली आउट होते हैं या जब कोई भारत का खिलाड़ी उस समय वर्ल्ड कप में आउट हुआ, वहां पे सभी भारतीयों को दुख हुआ। इसलिए दुख हुआ क्योंकि हमारी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। देश के प्रति हमारी भावनाएं एक राष्ट्र के रूप में, भावनात्मक रूप से हम उनसे जुड़े हुए हैं। कई ऐसे देश हैं जो भावनाओं के आधार पर जुड़े हुए हैं, भाषा के आधार पर जुड़े हुए हैं, नस्ल के आधार पर जुड़े हुए हैं। जैसे अगर हम मध्य एशिया के 5 देशों की बात करें, वो पूर्ण रूप से नस्ल के आधार पे वो राष्ट्र के रूप में जुड़े हुए हैं। जो पहले यूएसएसआर के समूह में थे, उनसे जुड़े हुए थे, बाद में अलग हुए, और अलग होने का जो उनका सबसे बड़ा कारण था वह था उनके नस्लों के आधार पर, उनकी प्रजाति के आधार पर वो देश बने हुए हैं। और ये देश जो 5 देश हैं, जैसे उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इन देशों का जो शुरुआत के जो ये शब्द हैं, ये शुरू के जो शब्द हैं, ये सभी शब्द नस्ल हैं, ये जाति है। उज्बेक एक जाति है, नस्ल है, किर्गिज एक नस्ल है। यानी ये जो देश बने हुए हैं, यह किस आधार पे बने हुए हैं? नस्लों के आधार पे, नस्लों के आधार पे इन देशों का निर्माण हुआ है।
यानी नस्ल के आधार पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे राष्ट्रीयता इनकी जो जुड़ी हुई है वो नस्ल के आधार पे जुड़ी हुई है। कई देश हैं जो भाषा के आधार पे जुड़े हुए हैं, जैसे अरबी बोलने वालों को हम अरब देश बोलते हैं। यह पूर्ण रूप से भाषा के आधार पे बने हुए देश हैं, राष्ट्र हैं। भाषा के आधार पे अरबी हम जब शब्द बोलते हैं, अरब देश कहते हैं, उसमें कई देशों का समूह है, या फारस कहते हैं या अमेरिकन कहते हैं। तो अमेरिकन या जो शब्द है ये सारे जो है भाषा से जुड़े हुए शब्द हैं। और भाषा के बाद धर्म के आधार पे आपका पड़ोसी पाकिस्तान, इस्लाम के आधार पे भारत से अलग हुआ है। ऐसा नहीं था, उसका कोई और बहुत ज्यादा प्रमुख कारण नहीं था भारत से उसका अलग होने का। पाकिस्तान पूर्ण रूप से धर्म के आधार पे बना हुआ राष्ट्र है। तो यहाँ पे धर्म, जाति, भाषा, नस्ल, इन सभी की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं वह क्या है? देशभक्ति की भावनाएं। जब एक फौजी देश के लिए न्यौछावर होता है, पूर्ण रूप से न्यौछावर होता है, तो वहां पे उसकी जो भावनाएं जुड़ी होती हैं वो राष्ट्र से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे जो सामने है कि भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, भावना के आधार पे भावनात्मक रूप से जो जुड़ाव का एक माध्यम होता है, जो समुदाय होता है, उसे हम राष्ट्र कहते हैं। भाषा के आधार पर एक और देश जो बांग्लादेश बना है, बांग्ला बोलने वाले, या कल्चर कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक तो भाषा के आधार पे भी है, भाषा के आधार पे भी बांग्लादेश है बना, बांग्ला बोलने वाले हैं बांग्लादेश। लेकिन इससे भी जो बड़ा फैक्टर रहा है, संस्कृति इनके बनने के कारण रही है। यानी संस्कृति भी एक आधार है किसी राष्ट्र के निर्माण होने के लिए। यदि हम प्राचीन समय या 16वीं या शताब्दी के पहले की बात करें तो कोई भी व्यक्ति अपनी पहचान राष्ट्र के आधार पर बताता नहीं था। क्यों? क्योंकि राष्ट्र जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, कोई अवधारणा ही नहीं थी। अगर उसे बताना होता था तो राजा का नाम लेता था कि हम जो है इस फलाने राजा के क्या है, प्रजा हैं, हम इनके राज्य में उनके ऊपर जीने वाले प्रजा हैं। राष्ट्र की भावना फ्रांस की क्रांति के बाद लोगों में जगी है। फ्रांस की क्रांति होने के बाद धीरे धीरे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगी कि हाँ, अब ये जो है राष्ट्र के रूप में हमें एक होना है। लोग धीरे धीरे अपने आधारों पे, भाषा के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे एक दूसरे से जुड़ना आरंभ कर दिए और धीरे धीरे एक राष्ट्र के रूप में वह बनता चला गया और यहां से निकल करके पूरा एक राष्ट्र बन गया। इसका और भी, जैसे भाषा का और भी अगर उदाहरण लेना है तो जैसे अगर आप एक गांव से निकलते हैं, समुदाय से अगर निकलते हैं, जाति का उदाहरण लेना है, जाति जैसे ही आप निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, जहां पे आपके जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं है, वहां पे जैसे ही अगर आपके जाति का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वहां तुरंत जो है आपका जुड़ाव हो जाता है कि यह मेरे जाति का है, अच्छा आप मेरे जाति के हैं, आप फला जाति से हैं। वहां पे क्या हुआ, जाति के आधार पे आपकी भावना तुरंत उनसे मेल खा गई। यही चीज अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाता है घूमने, वहां पे यह भाषा वगैरह तो काम करता ही करता है, भाषा एक फैक्टर रहेगा, जाति फैक्टर हो सकता है, लेकिन अगर आप विदेश में घूमने गए हैं, यूरोपियन कंट्री में गए हैं या अमेरिका में आप घूमने गए हैं, तो वहां पे आप यह नहीं कहेंगे कि हम जो है इस जाति से हैं। वहां तुरंत आपका जो जुड़ाव होगा वह देश के रूप में हो जाएगा, राष्ट्र के रूप में हो जाएगा। जैसे ही कोई हिंदी बोलने वाला मिला तो आप तुरंत पूछेंगे कि क्या यह भारत से है,
या वह तुरंत आपसे आकर के टैक्सी ड्राइवर हो सकता है, कोई होटल का मालिक हो सकता है, जो आपसे आकर के मिल सकता है, या आपको सारी जो आपको कंफर्ट लगेगा उससे मिल करके, जो आपकी व्यवस्थाएं कायदे से कर सकता है। वहां कोई जान पहचान आपकी उससे नहीं है, लेकिन वहां वो आपसे जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि वह भारत का है और आप भी भारत के रहने वाले हैं। वह भारत का है और आप भी भारत के रहने वाले हैं। यानी जो उससे आपका जुड़ा हुआ है, जो उससे लगाव हुआ है, वह किसके आधार पे हुआ है? एक देश के आधार पे, एक राष्ट्र के आधार पे हुआ है। राष्ट्र समझ में आ चुका होगा। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र भाषा, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र, साझा इतिहास और साझा भविष्य तथा विचारों और मूल्यों से बनने वाला एक समुदाय है। कई बार आपके विचारों से भी कि हाँ ये विचार हैं जो देश के लिए एक विचार रखते हैं, उनसे भी जुड़ा हो जाता है। इन सभी के आधारों पे बनने वाला एक समुदाय, जो समूह बनेगा, वह क्या कहलाएगा? राष्ट्र कहलाएगा। तीसरा शब्द राज्य। राज्य बेसिक रूप से अगर राज्य को हमें देखना है तो राज्य एक राजनीतिक अवधारणा होती है, एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है राज्य। राज्य बनने के लिए विद्वानों ने 4 कॉन्सेप्ट को बताया है, 4 चीजों को बताया है। उसके बिना राज्य नहीं हो सकता है। और वो 4 चीजें क्या क्या हैं राज्य बनने के लिए? ये मान लीजिए कि राज्य है और इसमें 4 स्तंभ जो इसके हम कह सकते हैं। एक तो भूभाग। राज्य बनने के लिए जरूरी है, राज्य होने के लिए जरूरी है कि उस राज्य का एक भूभाग हो। अब जैसे भारत है या कोई और देश है, जैसे सिंगापुर एक छोटा सा देश है, लेकिन कुछ भी है, लेकिन उसका एक अपना भूभाग है। अब भूभाग के साथ केवल भूभाग होने से काम नहीं चलेगा। भूभाग, बहुत सारे ऐसे लैंड हैं जो भूभाग हैं, लेकिन उन्हें हम राज्य नहीं कह सकते हैं। यानी भूभाग के साथ साथ वहां पे निवास करने के लिए जनसंख्या का होना जरूरी है। यानी जो दूसरा जो पिलर बनकर आया, जो स्तंभ है इसका, वह क्या है? जनसंख्या है। राज्य के लिए जरूरी है कि वहां पे निवास करने के लिए लोग हो, और वो लोग उस राष्ट्र के प्रति क्या हो? समर्पित हो, उस भूभाग के प्रति क्या हो? समर्पित हो, तब जाकर के राज्य बनेगा। इसके बाद अब जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या को एक इकाई के रूप में, एक प्रणाली के रूप में चलाने के लिए किसी एक सिस्टम का होना जरूरी है। यानी वहां पे सरकार होनी चाहिए। यदि जनसंख्या है, भूभाग है, क्षेत्र है, तो उसको चलाने के लिए, जनसंख्या को चलाने के लिए, शासन इकाई को स्थापित करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए। तो जो तीसरा है वह क्या होना चाहिए? सरकार होनी चाहिए। राज्य के लिए यह जरूरी है कि पहले तो भूभाग हो, भूभाग पर निवास करने के लिए जनसंख्या हो, और उस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रण के रूप से चलाने के लिए सरकार हो। और सरकार हो तो किस प्रकार की सरकार हो? सरकार हो तो वह संप्रभु हो, संप्रभु हो।
सरकार जो होनी चाहिए वह संप्रभु सरकार होनी चाहिए। संप्रभु, संप्रभु शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भी आया है, संप्रभुता शब्द, और वह आया है प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में आया है कि भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब होता है कि एक ऐसी शक्ति या एक ऐसा प्राधिकार या एक ऐसी इकाई जो पूरी तरीके से स्वतंत्र हो, उसके ऊपर अन्य किसी भी व्यक्ति का या किसी भी प्रणाली का उसके ऊपर शासन न हो। यानी राज्य होने के लिए यह जरूरी है कि भूभाग हो, भूभाग के साथ जनसंख्या हो, और उसके साथ साथ सरकार, और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए। अब संप्रभु शब्द को थोड़ा सा हम डिफाइन कर देते हैं कि संप्रभु क्या होता है। संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है, संप्रभुता का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो पूर्ण रूप से अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। यानी जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए जो स्वतंत्र है वह क्या है? संप्रभु है। जो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है वह संप्रभु है। अब यह संप्रभुता दो प्रकार की होती है। एक आंतरिक संप्रभुता होती है, यानी कि सारे मामले जो अंदर के हैं, अपने देश के, अपने राष्ट्र के, जो अपने राज्य के जो मामले हैं, उसमें निर्णय लेने की क्षमता हो। जैसे जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तब हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे, किसी भी तरह से संप्रभु नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर किसी दूसरे का अधिकार था, इसलिए हम अपना निर्णय स्वयं नहीं कर सकते थे। ब्रिटेन से हमारे ऊपर जो है सभी प्रकार की व्यवस्थाएं संचालित होती थी। आंतरिक संप्रभुता वह संप्रभुता होती है कि जब हम अपने सभी मामले अपने से निपटा ले, अपने से निर्णय कर ले, तो वह क्या कहलाता है? आंतरिक संप्रभुता कहलाती है। बाह्य संप्रभुता वह होती है जब हम किसी भी देश, किसी भी दूसरे लोगों से स्वयं समझौता कर सके और स्वयं निर्णय ले सके, वह बाह्य संप्रभुता होती है। आज भारत किसी भी मामले में अपने सभी निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है या कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। तो संप्रभुता समझ में आ गई कि संप्रभुता क्या है। तो राज्य एक ऐसी अवधारणा है जहां जो कि भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता से मिलकर के बनी हुई इकाई को राज्य कहते हैं। अगर इसे हमें नोट्स के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि राज्य भूभाग जनसंख्या सरकार और संप्रभुता संप्रभुता से मिलकर बनी इकाई है, बनी राजनीतिक इकाई है। ठीक? इकाई है।
ये तीनों शब्दों को अभी हमने आपको बताया, देश, राष्ट्र और राज्य। मेरे ख्याल से इन तीनों शब्दों का अर्थ आप समझ चुके होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की क्लास में हम समझेंगे कि संविधान क्या है और फिर प्रस्तावना को पढ़ेंगे। धन्यवाद।